कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी के लिए बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का आपका पेपर होगा फिजिक्स का। तो फिजिक्स के पेपर में ये वाला डेरिवेशन आ सकता है, या तो ये डेरिवेशन आएगा जो कहते हैं, या इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन आएगा जरूर, 100% आएगा इस पर आधारित। तो इसको करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा क्या है। डेरिवेशन है आपका फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। फ्रिंज की चौड़ाई पर आधारित एक न्यूमेरिकल या ये डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा पेपर में। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं हम। इसके लिए हमको क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है। थ्योरी देखिएगा, ये थ्योरी है, मैं आपको ये थ्योरी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ की लिंक यदि आप चाहते हो तो पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। तो लिंक आपको नीचे है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। पूरी तरह से फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। समझना चाहते हो यहाँ पर समझ लो, बाकी पीडीएफ आप डाउनलोड करके एक बार देखोगे, मात्र तैयारी भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे पेपर में लिखना समझ में आ जाएगा। देखिए करते हैं स्टार्ट। हमारा डेरिवेशन क्या है कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। ठीक है, या यंग के प्रयोग द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। यंग ने एक प्रयोग किया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम यंग था। वैसे पूरा नाम बहुत बड़ा है, छोड़ो, आप सीधे सीधे यंग याद रखिए। ठीक है, इन्होंने एक प्रयोग किया था। ये क्या है, एक प्रकाश स्रोत है। कैसा है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। एस क्या है आपका, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। ये ठीक है, ये एस क्या है, एस एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। इसके जस्ट सामने क्या है, दो ये संकीर्ण सिलटें, यानी एक रेखा छिद्र हैं, छोटे छोटे दो सिलटें बोल सकते हो। यानी कि बहुत ही, जैसे मैं इसमें इस बोर्ड में एक बारीक छेद कर दूं, ठीक है, बारीक एक छेद कर दूं, यानी कि रेखा छिद्र बना दूं जिनसे प्रकाश गुजर सके। ठीक है, बहुत ही संकीर्ण यानी बारीक मही। ठीक, ये दोनों क्या है, रेखा छिद्र हैं। ठीक है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इनसे डी दूरी पर एक पर्दा, ये क्या है आपका एक्स वाई एक पर्दा है। ये आपका एक पर्दा है, ये वाला, ये आपका एक पर्दा है जिसका नाम है एक्स और वाई। ये क्या है आपका पर्दा। ठीक है, ये पर्दा क्यों लगा रखा है, क्योंकि हम यहां पर फ्रिंजे देखेंगे, फ्रिंजे बनेंगी। क्योंकि प्रकाश जब चलता है तो अध्यारोपण के कारण वहां पर व्यतिकरण होता है, और व्यतिकरण के द्वारा दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। तो अब हमको यही फ्रिंजों की चौड़ाई निकालनी है, यानी कि दीप्त दीप्त के बीच की दूरी कितनी होगी, अदीप्त अदीप्त के बीच कितनी दूरी होगी, ये हमको निकालना है। ओके, चलिए, तो बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा। ये चित्र आपको बना लेना इस तरीके से। अब इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, थ्योरी को समझ लो, बहुत ही प्यार से आपको डिस्प्ले पर भी दिखाई दे जाएगी, यहां पर समझ भी लो क्या है थ्योरी। माना हमारे पास एस एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, जिसके समानांतर समान दूरी पर दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं, जो कि अत्यंत पास हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इन रेखा छिद्रों से डी दूरी पर एक एक्स वाई पर्दा लगा है। जब प्रकाश स्रोत एस से, यानी जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस से तरंगें निकलती हैं, तो ये समान कला में S1 व S2 पर पहुंचती हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी रेखा छिद्र से गुजरती हैं, तो वो रेखा छिद्र भी एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। ये हाइगेंस ने बताया था अपने सिद्धांत पर, इस पर भी बात करूंगा। फिलहाल समझो कि ये प्रकाश किरणें समान कला में S1 व S2 पर पहुंचती हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार S1 और S2, रेखा छिद्र S1 व S2 प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, और इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जो अध्यारोपण के द्वारा पर्दे एक्स वाई पर फ्रिंजें बनाती हैं। माना कि P बिंदु पर कुछ फ्रिंजें बनती हैं, जो कि बिंदु O से x दूरी पर स्थित है। बस इतनी थ्योरी लिखनी है। ठीक है, चलिएगा, अब आपको मैं समझाता हूं कि ये द्वितीयक, ये प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार क्यों करते हैं। आप ऐसा समझिएगा कि ये दीवार बोर्ड है, बोर्ड के उस तरफ आप हो, और बोर्ड के इस तरफ से बहुत हैवी लाइट इस बोर्ड पर पड़ रही है, और यदि मैं इसमें एक छेद कर दूं, एक छोटा सा छेद कर दूं,
और इसके पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति को इस छेद में से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा, तो वो पीछे जो खड़ा व्यक्ति है उसको ये छेद दिखाई देगा। वास्तव में लाइट यहां से मार रहा हूं मैं, लेकिन इसके पीछे वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि वो यहां से नहीं बल्कि इस छिद्र से ही प्रकाश आ रहा है, यानी कि यही एक प्रकाश स्रोत है, ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या है, अब देखिए जैसे कि अब एलईडी बल्ब होता है, एलईडी बल्ब के ऊपर बाहर क्या लगा रहता है, प्रकाश, यानी कि एक कांच का वो लगा रहता है, ऐसा लगेगा हमें प्रकाश आ रहा है इस एलईडी बल्ब से। लेकिन जब उस बल्ब को खोलोगे तो उसके अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं, तो वास्तव में प्रकाश उन बल्बों से आ रहा है, लेकिन हमको लगता है कि ये बल्ब प्रकाश किससे, एलईडी से आ रहा है, यानी एलईडी के बाहरी खोल से या बाहरी कवर से आ रहा है प्रकाश, तो ऐसा लग रहा है ना हमको। तो वो क्या है, एक प्रकाश, द्वितीयक प्रकाश स्रोत है इस तरीके से। ठीक है, चलिएगा, तो ये है। अब हमको क्या, हमको समझ में आ गया कि भैया यहां से प्रकाश किरणें निकलेंगी, इन पर पहुंचेंगी और यहां से फिर से प्रकाश किरणें निकलेंगी, उनको द्वितीयक तरंगिकाएं बोलेंगे। वो अध्यारोपण के द्वारा यहां पर फ्रिंजें बनाएंगी। अब उन्हीं फ्रिंजों की हमको चौड़ाई चाहिए। ठीक है, अब ये फ्रिंजें जो बनाएंगी तो वो कौन निर्धारित करेगा, पथांतर निर्धारित करेगा। तो सीधे सीधे हम बात कर लेते, देखिएगा। अब एक स्रोत से हाइगेंस ने एक और चीज बताई थी, यदि एक ये कोई स्रोत है और इससे दो तरंगें निकलेंगी तो वो समान समय में समान दूरी तय करेंगी। क्या करेंगी, समान समय में समान दूरी तय करती हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो अब यहां से हमको क्या पता चलेगा, देखिएगा भाई, आपको पता चल रहा है कि ये देखिएगा, मैं S1 सिरे पर हम पथांतर निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, तरंगों का पथांतर कितना होगा, देखिए S2 और S1 से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर। देखिए S1 और S2, यहां से रेखा गई यहां तक और एक यहां से गई, तो इनके दोनों में पथों में कितना अंतर आएगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, S1 माना S1 व S2 से निकलने वाली तरंगिकाओं, या तरंगों, या सीधे तरंगिकाओं लिख दीजिए, तरंगिकाओं के बीच पथांतर, देखिए S1 से निकलने वाली तरंगिका क्या होगी, S1P। S2 से निकलने वाली तरंगिका हमने मान ली S2P। इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां से यहां तक जा रही है एक तरंग यहां से यहां तक जा रही है। इससे मैंने एक लंब डाल दिया, तो ये लंब मैंने मान लिया M पर, मान लिया यहां पर। ठीक है, तो अब इनका जो बिंदु है, या A मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, A ज्यादा रहेगा, ऐसा समझ लीजिए, A मान लिया ये हमने। ठीक है, A मान लिया। अब यहां से हमने एक लंब डाल दिया, तो अब वास्तव में क्या होगा, जब इस लंब डाल दिया, इसको देखोगे तो A से P और S1P ये दोनों दूरी बराबर होंगी, तो इनके बीच में पथांतर कितना आ रहा है, S2A आ रहा है। तो पथांतर कितना होगा, S2A, ये है बस पथांतर, यानी कि ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वाला। बाकी यहां से बराबर दूरी हुई, जब लंब डाल दिया तो यहां से भी बराबर दूरी होगी। ये निकलेगा कैसे पथांतर, इस में से, यानी कि S2P में से घटा देंगे, S2P में से S1P घटा देंगे, S1P घटा देंगे, तो ये आपका पथांतर निकल जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब यही पथांतर के लिए हम क्या करेंगे, यहां से कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखिएगा, हम बात कर रहे हैं त्रिभुज। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, पथांतर। अब आते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं मैं, त्रिभुज S1 S2A व त्रिभुज एक ले रहा हूं मैं CPO। समरूप है। देखिए, पहले तो समरूप का कंडीशन बताऊंगा, और समरूप की कंडीशन होती है लंब बट्टे लंब बराबर कर्ण बट्टे कर्ण बराबर आधार बट्टे आधार। ये समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है। जब कोई भी त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं,
तो दोनों त्रिभुजों का लंब बट्टे लंब कर दो, कर्ण बट्टे कर्ण कर दो, या आधार बट्टे आधार कर दो, ये तीनों चीजें बराबर आती हैं। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज का कंडीशन है। और समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं? समरूप त्रिभुज वो होते हैं जिनमें या तो दो कोण बराबर आ जाएं, या एक कोण एक भुजा बराबर आ जाए, तो वो समरूप त्रिभुज कहलाती है, यानी कि जिनमें दो चीजें आपकी बराबर हों। ठीक है, यहां पर देखिएगा इस त्रिभुज में आपको दिखाई देगा, ये देखिएगा S1, देखिए S1 यहां पर है, यहां पर S2 है, और यहां से इस तरीके से ये निकल रहा है ये, और इस तरीके से ये निकल रहा है जो कि है 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये हमारा 90 डिग्री है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये इस तरीके से बिल्कुल एकदम एक्यूरेट इस तरीके से है। ठीक है, ये है आपका 90 डिग्री, ये बिंदु है ए, ये वाला मैंने बना दिया। अब इसमें S1 S2 A में, S1 S2 A में ये 90 डिग्री है, और COP या CPO में ये 90 डिग्री है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा एक कोण तो बराबर आ गया, अब दूसरा कोण भी बराबर आ जाए या आपकी भुजा बराबर आ जाए। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो जितना कोण होता है ये वाला, उतना ही कोण ये होता है इसमें। ठीक है, तो ये आपस में दो कोण बराबर हो गए। जब ये वाला कोण भी यहां पर थीटा है और इसमें ये वाला कोण भी आपका थीटा रहता है, तब हम कहेंगे कि ये समरूप है। ठीक है, अभी फिलहाल आपका क्या है, पेपर है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं करूंगा। आखिर ये कोण बराबर क्यों होते हैं इसका भी समझा देंगे, लेकिन फिलहाल आप यहां पर इतना समझ लीजिए कि ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिएगा, क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, ये वाले कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके यानी दो कोण बराबर हो गए, समरूप हो जाएगी। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, लंब बट्टे लंब, कर्ण बट्टे कर्ण, आधार बट्टे आधार। चलिएगा, तो पहले हम इस वाले त्रिभुज का लंब लेंगे, इस वाले S1 S2 A का। तो ये इस तरीके से था ऐसे, और इस तरीके से था, तो ये वाला आपका 90 डिग्री था, ये वाला थीटा था। थीटा हमेशा दो भुजाओं से टच रहता है, एक लंब से और एक आपका कर्ण से, लंब से और कर्ण से। ठीक है, या आपका इस तरीके से है, ये देखिएगा, ये सॉरी, ये थीटा हमेशा दो भुजाओं से टच रहता है, एक तो आपका कर्ण से और एक आधार से, एक कर्ण से और एक आधार से। क्या? एक कर्ण से आधार से, और इस थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहती है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा, ऐसे त्रिभुज बनता है, ये थीटा है, ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, चलिएगा, तो ये थीटा है, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि ये, इस थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा यानी कि ये, तो ये S2A ये आपकी लंब है इसमें, और इस वाली त्रिभुज में यानी COP या CPO में इसके जस्ट सामने वाली भुजा यानी कि OP ये होगी लंब, बराबर बराबर। कर्ण कौन सी होती है, कर्ण इस ये वाली भुजा लंब वाली भुजा दो भुजाओं से टच रहती है, एक तो यानी ये थीटा हमेशा दो भुजाओं से टच रहता है, एक कौन से, आधार और एक कर्ण से। तो यहां पर पता चल रहा है ये थीटा दो भुजाओं से टच रहेगा, एक आधार और एक कर्ण से, तो कर्ण ये दिखाई देगा आपका। तो कर्ण आपका कौन सा दिखाई देगा, ये वाला कर्ण आपका दिखाई देगा, क्योंकि कर्ण 90 डिग्री वाला जो भुजा होती है इसमें ही आधार और लंब होता है। तो सीधी सीधी और 90 डिग्री पे जब आपको पता चल गया ये वाला लंब है तो ये वाला आधार होगा, ये वाला कर्ण होगा, तो ये कर्ण होगा S1 S2, S1 S2 आपका कर्ण होगा। बायोलॉजी वाले विशेषतर ध्यान दीजिए कि ये वाली भुजा आपकी कर्ण रहती है, और ये जो थीटा होता है दो भुजाओं के बीच में रहेगा, एक कर्ण और एक आधार, कर्ण और आधार। ठीक है, और ये 90 डिग्री आपको पता चल रहा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब है तो इसके जो टच में होगी, लंब के टच में जो 90 डिग्री पे जो भुजा होगी वो आधार होगी, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये आपका लंब है। ठीक है, ये आपका लंब है तो ये आधार होगा, तो ये आपकी कर्ण बची। ऐसे ही इसमें तो कर्ण आपको दिखाई दे रहा है, ये CP है, ये वाला CP है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, तो ये आपका निकल के तैयार हो गया। ठीक है, अब यहां से हमारा देखिएगा, हम यहां से S2A का मान निकालें, जैसे यहां पर S2A है तो ये कितना हो जाएगा,
S1 S2 अपॉन Cp में मल्टीप्लाई हो जाएगी OP की, इस OP की और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब S1 S2 का मान हम यहां से रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या पर यहां से जितनी भी वैल्यू है वो निकाल लीजिएगा, जितनी वैल्यू, जैसे कि S1 S2 की यहां से लिख लेंगे हम चित्र से हमको क्या प्राप्त है, S1 S2 बराबर क्या है, स्मॉल d है, और यहां पे कॉमा लगा दीजिएगा। C से O, C से CP की वैल्यू नहीं पता हमको, CP की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमको CP की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमको S यानी CO की वैल्यू पता है, O से P तक की वैल्यू पता है, O से P तक की वैल्यू है X, और CP की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिएगा ध्यान से, हमने आपको एक चीज बताई थी हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार, क्या था कि यदि ये कोई पर्दा है और यहाँ पे कोई भी स्रोत है, जैसे कोई भी स्रोत है, इससे कोई भी किरण निकलेंगी तो ये समान समय में समान दूरी तय करेंगे। अर्थात यदि ये O है तो यहाँ पर P1 है, ये P2 है, तो यानी कि O से P1 और O से P2 दोनों दूरी बराबर होंगी। ऐसे यदि ये यहाँ पर है और ये दूरी यहाँ पर है इस तरीके से, और ये मान लीजिए M है और ये आपका x है, y है, तो mx और my दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ठीक उसी प्रकार से यदि यहां पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए C, इससे एक प्रकाश तरंग यानी Cp है और एक CO है, तो यानी कि ये भी आपस में बराबर होंगी, Cp और CO बराबर होंगी, और CO की वैल्यू C से O तक की वैल्यू D है, तो ये भी D होगी। ठीक है, ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, S2A बराबर हो जाएगा, S1 S2 की वैल्यू D है और CP की वैल्यू कैपिटल D है इंटू, और इसकी वैल्यू क्या है, X है, तो यानी कि S2A बराबर dx अपॉन d, ये आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, यहां तक कर लीजिएगा। ये आपका पथांतर निकल के तैयार हो गया है। ठीक है, अब यही पथांतर हमको बताएगा कि ये दीप्त फ्रिंज है, अदीप्त फ्रिंज है। आगे क्या करना है, पहले यहां तक पथांतर निकालना सीख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर आपका लिख दे रहा हूं कि S2A बराबर कितना आ गया, स्मॉल d x अपॉन कैपिटल D, ये आ गया, जिसको मैंने समीकरण 1 मान लिया है। ये चीज मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तक आपका पथांतर निकल आया इतना। अब ये पथांतर ही हमको डिसाइड करके देता है कि दीप्त फ्रिंज बनेगी या अदीप्त बनेगी। होता क्या है कि ये फ्रिंजें बनती हैं तरंगों के अध्यारोपण के द्वारा। अध्यारोपण जब आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, तो अध्यारोपण की कुछ शर्तें होती हैं, व्यतिकरण की कुछ शर्तें होती हैं। व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, एक संपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है, ये आपकी फ्रिंज है, इस तरीके से फ्रिंज बनेगी। तो यहां पर हमने मान लिया कि ये केंद्रीय फ्रिंज है, यानी इससे आगे आपकी ये केंद्रीय दीप्त जो चमक रही है व्हाइट सी, ये दीप्त फ्रिंज है, डार्क वाली आपकी अदीप्त। तो ये दीप्त यानी कि ऐसा समझिएगा, ये आपकी क्या है, ये वाली आपकी दीप्त है, यानी दीप्त, और जो ब्लैक वाली है, ये ब्लैक वाली, तो ये है आपकी अदीप्त फ्रिंज है। ध्यान से समझिएगा, हमेशा दीप्त या अदीप्त नहीं बनेंगी। ऐसे समझिए, एक दीप्त, ऐसे ये अदीप्त बन गई, अब यहां पर क्या है, अदीप्त बन गई, फिर यहां पर क्या है, दीप्त बन गई, फिर आपकी अदीप्त बन गई। इस तरीके से फ्रिंजें बनती हैं। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया कि यहां पर कोई ना कोई तो इसमें बीचों बीच में एक फ्रिंज होगी, तो ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मैंने मान ली, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मान ली। अब केंद्रीय दीप्त से आगे क्या होगी, ये पहली दीप्त, ये दूसरी दीप्त, ये तीसरी, ये चौथी, इसी तरीके से होंगी। तो यानी कि जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरीके से होगी, तो ये केंद्रीय वाली कौन सी होगी, ये 0, क्योंकि भाई 0 से डिसाइड करेंगे कि ये केंद्रीय, तो ये 0 में है बिल्कुल। ऊपर वाली 1, ये 2, ये 3, इसी तरीके से 4 आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसे इसका मतलब ये है कि यदि ये यहाँ पर बन रही हैं इस तरीके से, यदि ये दीप्त है, अगली अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, इस तरीके से बनती चली जाएंगी। ऐसे यदि पर्दे पर बन रही हैं, तो यहां पर मैं मान ले रहा हूं केंद्रीय बन रही है, फिर दीप्त, अदीप्त, दीप्त, अदीप्त, इस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से बनती है। ठीक है, अब दीप्त फ्रिंज कब बनती है, जब तीव्रता अधिकतम होती है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, या जहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, इस तरीके से तरंगें जाती हैं,
आपका ये ऐसे ये जा रहे हैं, तो जहां जहां पर ये अधिकतम तीव्रता होगी वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है और यहीं पर आपकी दीप्त फ्रिंज बनती है। और जहां पर तीव्रता यानी कि ये क्या है, यहां पर विनाशी व्यतिकरण है, यहां विनाशी व्यतिकरण है, यहां पर तीव्रता न्यूनतम होगी, यहीं पर आपकी अदीप्त फ्रिंज बनती है। क्या बनती है? अदीप्त फ्रिंज बनती है। अदीप्त फ्रिंज पर प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो λ/2 का गुणज होती है और यहां पर संपोषी व्यतिकरण पर, ये संपोषी व्यतिकरण है, यहां पर दीप्त बनेगा, वहां पर लैम्डा का गुणज होती है। इसीलिए यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, इसीलिए ये क्या है, दीप्त फ्रिंज है। तो हमारे दीप्त फ्रिंज के लिए क्या लिख देंगे कि दीप्त फ्रिंज के लिए क्या है, यहां पे लिख देंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी तथा पथांतर, पथांतर कितना, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरीके से का गुणक होगा, का गुणज होगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां पर ये 0 में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरीके से चलता चला जाएगा और संपोषी व्यतिकरण में जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो लैम्डा का गुणज होती है। तो पहली दीप्त लेंगे तो यानी 0 में दीप्त फ्रिंज लेंगे तो 0, पहली लेंगे तो 1 लैम्डा, दूसरी लेंगे तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है। ये यानी व्यतिकरण की शर्तें होती हैं, व्यतिकरण की शर्तें होती हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अतः इसका क्या हो जाएगा, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज की बात चल रही है, दीप्त फ्रिंज की यानी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की हम बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के लिए S2A यानी पथांतर कितना होगा, पथांतर S2A बराबर हो जाएगा m लैम्डा, क्या हो जाएगा, m लैम्डा हो जाएगा, जहां पर m बराबर हम क्या, या n कह दीजिए कोई, चलो m कह दो बढ़िया रहेगा। m बराबर क्या है, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से। ये m क्या है, ये क्रम बताएगा कि कौन सा हम फ्रिंज ले रहे हैं। केंद्रीय फ्रिंज लेंगे तो 0 लगाएंगे, पहली लेंगे तो पहली, दूसरी लेंगे तो दूसरी, तीसरी लेंगे तो तीसरी, इस तरीके से आ जाएगा। S2A बराबर क्या है, S2A तो हम बात कर रहे हैं NV, पहले तो यहां पे S2 का मान रख दूंगा, S2A का मान कितना आया था, dx/d बराबर m लैम्डा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं, ये किसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है MV दीप्त के लिए, तो यहां पे XM लिख दिया, यानी कि MV दीप्त फ्रिंज के लिए, MV दीप्त फ्रिंज के लिए तो मैंने यहां पर X सरफिक्स में M लगा दिया, ये M, तो यहां पे 5वीं लगाऊंगा, यानी दूसरी लूंगा तो यहां पे 2 लगा दूंगा, यहां पे 2, ठीक है, तीसरी लूंगा यहां पे तीसरी लगा दूंगा, इस तरीके से। केंद्रीय लूंगा तो यहां पे 0 लगा दूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिएगा। तो यदि मैं यहां से XM की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, D की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, M लैम्डा D बट्टे, और ये आ जाएगा D नीचे आ जाएगा, इस तरीके से MV। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम अदीप्त के लिए निकालेंगे, ऐसे हम क्या निकालेंगे, अदीप्त के लिए निकालेंगे, तो यहां पर लिख देंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त के लिए हम क्या कहेंगे, यहां पर जैसे दीप्त फ्रिंज के लिए प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, अदीप्त के लिए अदीप्त फ्रिंज के लिए प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी तथा होगी, दीप्त फ्रिंज के लिए प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी तथा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ऐसे का गुणज होगी। यह तीव्रता यानी अदीप्त फ्रिंज के लिए प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी और
इतने का गुणज होगी। ठीक है, अब ये गुणज होगी तो अब आपका क्या कहेंगे, तथा यहां पे लिख दे, तथा ये लिख दो, तथा पथांतर, तथा ये लिख दी, तथा पथांतर इतने का गुणज होगा, तथा पथांतर इतने का गुणज होगा। तब लिख देंगे नीचे पथांतर यानी कि S2A बराबर कितना हो जाएगा, S2A तो हम लेंगे इसमें यहां पर 2m+1 लैम्डा बट्टे 2, इस तरह से लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि मैं यहां पर केंद्रीय, क्योंकि यहां पर लिख दूंगा मैं केंद्रीय जरूर लिख देना, केंद्रीय अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो केंद्रीय अदीप्त फ्रिंज लूंगा तो वहां पर केंद्रीय के लिए, केंद्रीय का मतलब यहां पर केंद्रीय के लिए 0 लिया था तो यहां पर 0 लूंगा, m की जगह पर 0 लूंगा। जैसे ही मैं 0 लूंगा तो ये यहां पर क्या 1 आ जाएगा, यानी कि लैम्डा बट्टे 2 यानी केंद्रीय अदीप्त फ्रिंज, केंद्रीय अदीप्त फ्रिंज। फिर पहली अदीप्त लूंगा, यहां पे 1 लूंगा तो 1 यानी कि 1 लूंगा, 2 1 2 और 1 3 तो 3/2 आ जाएगा। फिर दूसरी अदीप्त लूंगा तो यहां पे 2 2 दूनी 4 और 1 5 यानी 5/2 आ जाएगा। इस तरीके से गुणज बनकर चला जाता है। यहां पे लिख दीजिए जहां m बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3, इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, नहीं आया, ये चीज आ गई यहां से। इसका मान लगा दूंगा मैं, यहां से देखिएगा, इससे मैं मिटा दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि xm की वैल्यू कितनी आई थी यहां से, और इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं वैसे, इसकी यहां से देखिएगा, इतने से काम हो जाएगा मेरा। कि यहां से यदि मैं बात करूं S2A बराबर ये S2A की वैल्यू कितनी थी, dx/D बराबर 2m+1 इंटू लैम्डा बट्टे 2। तो यहां से MB अवदीप्त के लिए लगा रहा हूं तो यहां से लिख दूंगा m, यहां पे लिख देंगे MB अदीप्त के लिए, अदीप्त फ्रिंज और लगा देना अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो xm बराबर क्या हो जाएगा, d उधर चला जाएगा, 2m+1 लैम्डा d बट्टे 2d स्मॉल d, यानी 2 और ये स्मॉल d नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो MB अदीप्त के लिए ये निकल आया। तो ये कभी कभी यहां से डायरेक्टली फॉर्मूला पूछेगा, MB अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा 2m+1 लैम्डा d बट्टे 2d। तो MB अदीप्त निकालेगा तो ये फॉर्मूला, अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन हमको तो ना तो MB दीप्त चाहिए ना अदीप्त चाहिए थी, हमको चाहिए थी फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है, दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। क्या, दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ये W से प्रदर्शित करते हैं। अब W से प्रदर्शित करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम W से निकालेंगे, यानी दीप्त से निकाल रहे हैं, दीप्त फ्रिंज से निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, xm+1 -xm, यानी कि दो दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ले लो क्रमागत, यानी कि पहली दीप्त और दूसरी दीप्त के बीच की दूरी, या दूसरी दीप्त और तीसरे दीप्त के बीच की दूरी निकाल लो तो उसको फ्रिंज की चौड़ाई बोलेंगे, या अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी निकाल लो तो दीप्त से निकाल दे रहे हैं। तो देखिएगा दीप्त MB दीप्त के लिए क्या था, इतना था, तो यहां से m+1 लेंगे तो m+1 लैम्डा d बट्टे स्मॉल d माइनस, ये m की जगह पर xm+1 लगाएंगे तो यहां पर भी m+1, m तो ये है ही है, m लैम्डा d बट्टे स्मॉल d, ये आ जाएगा, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम, d स्मॉल d हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, और यहां से वैसे भी दिखाई दे रहा है एलसीएम मतलब लैम्डा d बट्टे स्मॉल d, ये कॉमन ले लीजिए तो यहां पर m+1 बचेगा, और यहां पर क्या है आपका, यहां पर केवल m बचेगा, इस तरह से
इस m से m ये कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो सीधे सीधे आपका बचेगा क्या, ये w बराबर चल रहा था तो w बराबर बचेगा लैम्डा डी बट्टे स्मॉल डी। तो फ्रिंज की चौड़ाई ये हो गया, फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा डी बट्टे स्मॉल डी, ठीक है, ये हो गया। आप कहेंगे सर इस वाले सूत्र से तो कुछ और आएगा, और नहीं आएगा, जरा देखो चेक कर लो, इस वाले सूत्र से भी तो नहीं आएगा। देखो मैं बता दे रहा हूं आपको, यहां तक कर लिया, यदि मैं यहां से इससे भी निकालूंगा तो भी वही आएगा। देख लो कैसे, देखिएगा, यदि मैं यहां पर एदीप्त के लिए लूं, क्या W बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम, यानी कि m पांचवी दीप्त में से चौथी घटा दो, यानी m प्लस वन में से m घटा दो, सीधी सीधी बात है। तो यहां पर क्या है, ये देखिएगा, ये है 2 और m की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, m प्लस वन और फिर प्लस वन इस तरह से, और ये लैम्डा डी बटे 2d, फिर माइनस 2m प्लस वन लैम्डा डी बट्टे 2d, ये हो जाएगा। इसमें से लैम्डा डी बट्टे 2d आप कॉमन ले लेंगे तो यहां पे से क्या बचेगा, लैम्डा डी बट्टे 2d कॉमन चला गया, 2 बचेगा, तो 2m प्लस 2 प्लस 1 और ये माइनस, और यहां से पूरा चला जाएगा तो माइनस 2m माइनस 1, इस तरह से आपका बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज तो आपकी कॉमन चलेगी, तो यहां से ये बचा, ये 2m प्लस 1 बचा था, इसमें माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब 2m से 2m कट जाएगा, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, तो लैम्डा डी बट्टे 2d इंटू ये 2 बचेगा, इस 2 से 2 कट जाएगा तो लैम्डा डी बट्टे स्मॉल डी। तो W बराबर फ्रिंज की चौड़ाई बराबर आती है। बस याद रखिएगा कि दीप्त फ्रिंज के लिए अलग फॉर्मूला रहेगा, अदीप्त के लिए अलग रहेगा। सवाल में दीप्त एमबी दीप्त के लिए क्या रहे, एमबी अदीप्त के लिए 2m प्लस 1 लैम्डा डी बट्टे 2d। अभी एक न्यूमेरिकल कराता हूं तब आपको समझ में आएगा बेहतर, इसको कर लीजिए। क्या है कि 2 mm के अंतराल पर स्थित दो झिर्रियों का मतलब वही सिलेट या रेखा छिद्र पर 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है। झिर्रियों से 1 मीटर दूरी पर पर्दे पर फ्रिंजें बनती हैं। तो ज्ञात करना फ्रिंज की चौड़ाई, केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से 3वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो ये है, बहुत ही शानदार सवाल है, इसमें सारी चीजें मैंने आपसे पूछ ली हैं। तो दिया क्या है पहले सवाल में वो देख लो, क्या दे रखा है आपका 2 mm अंतराल, यानी कि ये झिर्रियों के बीच की दूरी है, यानी कि स्मॉल डी कितना है 2 mm है। 2 mm का मतलब 2 गुणा 10 की पावर -3 और ये हो जाएगा मीटर। mm से मीटर बनाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई, इतने एंगस्ट्रॉम, यानी कि लैम्डा बराबर क्या दे रखा है आपका 5800 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, यानी कि 5800 गुणा 10 की पावर -10 और ये हो जाएगा मीटर। 10 की पावर -10 ये हो गया मीटर। ओके, अब यहां से हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 2 जीरो इसको हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 58 गुणा 10 की पावर -8 और ये हो जाएगा मीटर। इतना ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से मैंने 2 गाते वहां पर कम कर दी। आपसे क्या है 1 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा है, नहीं पर्दे की दूरी, इसको कैपिटल डी है, क्या है 1 मीटर दे रखा है। ओके, नो प्रॉब्लम। पूछा क्या है, पहले में आपसे पूछा है, पहली चीज आपकी फ्रिंज की चौड़ाई, पहली चीज आपसे पूछिए फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर क्या था, लैम्डा डी बट्टे स्मॉल डी, लैम्डा डी बट्टे स्मॉल डी ये फॉर्मूला था। चलिएगा, तो यहां पर हम W बराबर लैम्डा का मान कितना है 58 गुणा 10 की पावर -8 गुणा डी, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 1 है, और नीचे स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो W बराबर क्या हो जाएगा आपको दिखाई दे रहा है, 2 से हम इसको काट देंगे 29 बार कट जाएगा, यानी कि 29 गुणा 10 की पावर ये -8 ऊपर जाएगा तो ये प्लस के 3 हो जाएगा। तो W बराबर 29 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 बचेंगे। ठीक है, 29 का मतलब क्या है 29.0, एक अंक इधर लेके आऊंगा मैं, इसको 2.9 करूंगा तो एक घात क्या आएगी प्लस की आएगी, ये प्लस की आ गई, गुणा 10 की पावर -5। बायोलॉजी वाले ध्यान रखिए पॉइंट इधर आएगा तो प्लस की घात है, इसलिए ये आ गया।
तो W बराबर 2.9 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, कितना, -4, क्योंकि प्लस का 1 है, -5, तो कितने बचेंगे, -4, इतने मीटर। ये आ गई आपकी फ्रिंज की चौड़ाई, इतने मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया फ्रिंज की चौड़ाई। दूसरा क्या है, दूसरे में आपसे पूछा है पांचवी केंद्रीय फ्रिंज से पांचवी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो देखिए नॉर्मली आपको पता ही है क्या कि केंद्रीय फॉर्मूला क्या होता है, केंद्रीय फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी। फॉर्मूला क्या था, एक्स एम बराबर एम लैम्डा डी बट्टे स्मॉल डी। यही फॉर्मूला था ना, अभी हमने डेरिवेशन किया था वहां पर दीप्त के लिए, तो यही आया था। अदीप्त के लिए यहां पर 2m+1 था। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहां पर हम पांचवी निकालेंगे, 5 बराबर, तो यहां पर 5 इंटू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी बट्टे स्मॉल डी हो जाएगा। अब आपको पता है लैम्डा डी बट्टे स्मॉल डी, लैम्डा डी बट्टे स्मॉल डी को W बोला है, तो इसका मतलब ये हो गया 5W हो जाएगा। और W का मान अभी अभी निकाला है हमने, W का मान डायरेक्टली निकाला है 2.9 गुणा 10 की पावर -4। इसकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 का 5 और 5 दूनी 10 और 4 14, इतना आ जाएगा। पॉइंट गुणा 10 की पावर -4, एक अंक और आगे ले आएंगे पॉइंट को, तो 1.45 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3। क्यों, क्योंकि एक अंक इधर लेके आएंगे पॉइंट को तो एक घात प्लस की आ जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी -4 है, तो कितना बचेगा, -3, इतने मीटर। ये आपकी दूरी निकल जाएगी। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, अब आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गई। आपका ये निकल आया केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की निकालनी आ गई, किस तरीके से निकालेंगे। अब अदीप्त वाली भी निकालना सिखाता हूं आपको, सारा खत्म हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। चलिए जल्दी से कर लीजिएगा इसको, इसी तरीके का सवाल इसमें आएगा और कोई ज्यादा नहीं आएगा। एक और सवाल है इसी में। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या है, केंद्रीय फ्रिंज से एनवी यानी कि अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो मैं यहां से फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा, केंद्रीय फ्रिंज से एमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। क्या था फॉर्मूला, एक्स एम बराबर 2m+1 लैम्डा डी बट्टे 2। यही था, यही था कि नहीं था, बिल्कुल यही था, क्योंकि लैम्डा बट्टे 2 की हमने मल्टीप्लाई करना बताई थी। सॉरी, यहाँ पे 2d यही था। ठीक है, लैम्डा डी बट्टे 2d यही था फॉर्मूला। इसको वीडियो को पीछे करो, डेरिवेशन अभी अभी किया है वही चीज बस। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 3 भी चाहिए तो यहाँ पे लगा देंगे 2 गुणा 3+1 और लैम्डा। अब आपको पता है, यहां से देखिएगा, इस 2 को मैं नीचे ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा डी बट्टे स्मॉल डी। ये और ये इनकी सारी वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, तो डायरेक्ट आप शुरुआत से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा इनटू, आपको पता है ये है 58 गुणा 10 की पावर -8 है, गुणा डी की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू 2 गुणा स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर -3 है, ये है। ठीक है, चलिएगा बस। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। तो x3 बराबर हो जाएगा 7 गुणा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये है आपका 58 गुणा, ये 10 की पावर -8 है, 8 गुणा, ये हो जाएगा 10 की पावर ऊपर जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नीचे बचेगा आपका 4, नीचे बचेगा आपका 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, फिर 1 बचा और 4 चक 16.5, यानी इतना आ जाएगा आपका। तो x3 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 7 गुणा 14.5 गुणा 10 की पावर 8 बचेंगे कितने, -5 बचेंगे। क्यों, क्योंकि ये 10 की पावर -8 है, +3 -7 की जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x3 बराबर कितना आ जाएगा, 7 पन्ना 35 का 5 हासिल 3,
7 चौक 28, 29, 30, 31 का 1 हासिल 3, 7 1 7 3 10, 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा इतना, गुणा 10 की पावर आ जाएगा -5, 1 और 1 2 अंक आगे ले आएंगे तो x3 बराबर 1.015 गुणा 10 की पावर 2 अंक आगे आए, 2 प्लस किया जाएंगे, 10 की पावर -5 है तो x3 बराबर 1.015 गुणा 10 की पावर -3, इतने मीटर ये आ जाएगा x3 आपका निकालना आ गया। इस तरीके से आपको ये निकालनी है, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पर आपको ये तो नॉर्मली है, यदि आपको शॉर्ट में निकालना हो, शॉर्ट में आपको पता ही है, देखिएगा यहाँ पे तीसरा निकालना है हमको, तो हमको पता है यहाँ से 2 गुणा 3 प्लस 1, इस तरीके से हो गया, नीचे ये 2 ले आओ गुणा, और आपको पता है ये वाली वैल्यू W है, और W की वैल्यू कितनी आई थी, W की वैल्यू 2.9 गुणा 10 की पावर -4, इस तरीके से आई थी बस। तो 2 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, 7/2 का मतलब कितना हो जाएगा 3.5, 7/2 का मतलब इतना, और इसमें 2.9 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये है आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3.5 गुणा कितना है 2.9, 9 45 का 5 हासिल 4, 9 27, 27 और 4 31, इस तरीके से आ जाएगा गुणा 35 दूनी 70, यानी कि इस तरीके से आ जाएगा। अब ये 5 1 यहाँ पर आ जाएगा, 7 3 10, तो वही चीज आई है ना, ये 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये 10.5 आ जाएगा, 1 अंक आगे ले आएंगे तो 1.015 गुणा 10 की पावर -3, इतना ये आ गया। आपकी इच्छा है चाहे डायरेक्टली कर लो या इस तरीके से कर लो, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। BSc का नया बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। जय हिंद।